हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि अड्डू अटोल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पारासेल आइलैंड्स को लेकर के। तो पारासेल आइलैंड्स को अगर हम मैप पे व्यू करें तो साउथ चाइना सी में पारासेल आइलैंड्स एक कन्फ्लिक्टेड जोन के रूप में लोकेटेड है। इस एरिया को लेकर के ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है साउथ चाइना सी में, इसको लेकर के चाइना क्लेम करता है कि यहाँ का जो रीजन है वो मेरे अंडर आता है। लेकिन यहाँ पर जो अदर रीजनल कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं एंड वाटर बॉडी है उसको लेकर के यहाँ पर क्लेम किया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले यूएस की वॉरशिप जो है इस कन्फ्लिक्टेड जोन से पास हो गई थी, जिसकी वजह से पारासेल आइलैंड वाला रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। अब इस एरिया को लेकर के रीजनल कंट्री चाइना जो क्लेम करते हैं उसके कुछ तो बेसिक फैक्टर होंगे जिसकी वजह से सब कोई कंट्री जो है इस एरिया को अपने अंडर करना चाहते हैं। एक तो साउथ चाइना सी जो है वो कनेक्टिविटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो पारासेल आइलैंड एंड जो स्प्रेटले आइलैंड जो अदर आइलैंड्स हैं, यहाँ का जो आसपास का जो रीजन है, ऐसा बोलते हैं कि फिशिंग ग्राउंड्स, काफ़ी प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो सी बेड है वहाँ पर अभी भी अनएक्सप्लोर्ड ऑयल एंड गैस के नेचुरल गैस के रिजर्व है, जिसकी वजह से सभी कंट्री जो है इस एरिया को अपने अंडर करना चाहते हैं। द हिंदू का फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पाकिस्तान को लेकर के। पाकिस्तान के नए पीएम बन गए हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने नेशनल असेंबली को, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को एड्रेस किया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है और ये बात बोली है कि इस एरिया को, जो हमारा साउथ एशिया है, इसको हम पीस और एक तरीके से स्टेबिलिटी के पॉइंट पर आगे लेकर के जाएं। इसमें स्वागत है, वेलकम है वहाँ की नई गवर्नमेंट का। लेकिन वहाँ के जो पीएम बने हैं उन्होंने बात रखी है कि देखो, इंडिया के साथ में बेहतरीन रिलेशन हम भी चाहते हैं, लेकिन जो भी कश्मीर डिस्प्यूट है, जो जब तक कश्मीर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा तब तक यहाँ पर पीस जो है उस पॉइंट के ऊपर वर्क करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा आर्टिकल 370 को लेकर के भी उन्होंने बात रखी है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उसको रिमूव किया है इंडिया की ने, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। एक प्रोसीजर, एक डिस्कशन जो था वो रेगुलर होना चाहिए था और उसी के प्रोसीजर, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कश्मीर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यूएस की विजिट पर हैं। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है उसके लिए उसी समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया। हालांकि साउथ एशिया में श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और पाकिस्तान में जो इशू चल रहा कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है रिमूव करके नई गवर्नमेंट वहाँ पर बनी है, इसको लेकर के स्लाइटली डिस्कशन हुआ। हालांकि मेजोरिटी में यहाँ पर फोकस नहीं किया गया इन पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन कुछ अदर पॉइंट्स के ऊपर मेजोरिटी में यहाँ पर फोकस किया गया, जैसे कि कुछ रीजनल और ग्लोबल इशूज़ के रूप में, जिसमें अगर हम बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक, ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड रिसेंट डेवलपमेंट साउथ एशिया में और इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर फोकस किया गया, लेकिन स्लाइटली इसके ऊपर फोकस किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूक्रेन वाला जो इशू है उसके ऊपर भी दोनों कंट्रीज़ ने डिस्कशन किया है, दोनों लीडर्स ने डिस्कशन किया है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है फ्रंट पेज पर, जेएनयू की जो हॉस्टल है वहाँ पर एक क्लैश देखने को मिला है, जिसकी वजह से वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और पेज नंबर 6 पर सबसे पहले तो एक स्टडी सामने आई है कावेरी रिवर जो है साउथ इंडिया की, उसको लेकर के।
इस स्टडी में ये बात सामने आई है, IISc ने स्टडी की है जिसमें पता लगा है कि माइक्रो प्लास्टिक की अवेलेबिलिटी है कावेरी के वाटर में, जिसकी वजह से वहाँ के जो फिशिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँच रहा है। अब जब फिश इसको कंज्यूम कर रही है तो एक तरीके से जो फूड चेन है उसको फॉलो करते हुए ह्यूमन में भी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी। और यहाँ पर इस स्टडी में ये बोला गया है कि माइक्रो प्लास्टिक का एक टाइम के बाद में अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते रहते हैं तो बहुत सारी बॉडी में बहुत सारी इश्यूज जो हैं वो शो होने लग जाते हैं। यहाँ पर जो कावेरी रिवर में जो स्टडी की गई इसका भी एक मेजर रीज़न ये था कि यहाँ की जो भी फिश थी उनमें कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से ये स्टडी की गई। तो यहाँ पर जो रेगुलर जो वाटर स्टेगनेंट है जो फ्लो हो रहा है और जो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ में फ्लो हो रहा है अदर एरियाज़ में मींस स्टडी की गई। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो स्टेगनेंट है और जो स्लो स्पीड के साथ में जो वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पर कुछ ऐसे इश्यूज बताए गए हैं कि देखो माइक्रो प्लास्टिक, इसके अलावा इस वाटर की जब स्टडी की गई तो इस वाटर में ये देखा गया कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि माइक्रोब्स, साइक्लोप्स, डेफनिया, स्पिरिचिटिया, ई कोलाई, जिसको वेल नोन बायो इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं कि वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड हो रहा है, इनके बेसिस पर ये पता लगाया जा सकता है। तो इनकी अवेलेबिलिटी ये शो कर रही है कि कावेरी रिवर का जो वाटर है वो एक तरीके से टाइम के साथ में कंटेमिनेटेड हो रहा है। ये जो भी माइक्रो प्लास्टिक है वो जो भी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जा रहा है, उन सभी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी प्रेजेंट टाइम में, आने वाले टाइम में एक मेजर इशू के रूप में सामने आएगा। जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसका जो भी डायरेक्टली हैवी फ्लो है वो वाटर बॉडीज़ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी वजह से जो फूड चेन है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर कावेरी रिवर की बात की गई है तो कावेरी रिवर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारे साउथ इंडिया में फ्लो होती है कावेरी रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कावेरी रिवर, और कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है और फिर तमिलनाडु से फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ही डिस्चार्ज करती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इमेज शो कर रखी है और इस इमेज में ये शो कर रखा है कि जो हमारा नेशनल वाटरवे है, मतलब इनलैंड नेशनल वाटरवे जो है नंबर 3 जो केरला में है, आप सभी को पता है, वहाँ से अमोनिया को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब ये जो नेशनल वाटरवे है इसकी अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज़ के साथ में, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा जो इनलैंड वाटरवे है इसकी अवेलेबिलिटी है, लेकिन इंडिया में इसका कम्प्लीटली अभी तक यूज़ नहीं किया जा रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें हमारे इंडिया के रीजनल कंट्रीज़ में, तो उसमें अगर हम देखें तो हमारा जो रीजनल एरिया में जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ पर भी वाटरवे का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कंपैरिजन टू इंडिया। यहाँ पर कुछ हम रिपोर्ट देखेंगे, इस रिपोर्ट से आपको ये पता होना चाहिए, कुछ हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले तो आप नेशनल वाटरवे 3rd जो है वो केरला में कोल्लम टू कोटापुरम जो एरिया है वहाँ तक ये फ्लो होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे नेशनल वाटरवे है। ये इमेज आपके साथ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप इसको देख सकते हो। इनलैंड वाटरवे आप ये समझिए जैसे हमारी कोई रिवर फ्लो हो रही है, उस रिवर का, उस वाटर का यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने के लिए। अब इसके ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है? फोकस करने का कुछ हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि इसके ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है। एक रिपोर्ट को आप स्टडी कीजिए। RITES ने एक स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि इंटीग्रेटेड नेशनल वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड का अगर हम यूज़ करें, मतलब अगर हम वाटर का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, तो अगर 1 लीटर फ्यूल को आप कंपैरिजन करें अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो आपको पता लगेगा कि वाटरवे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। आपने 1 लीटर फ्यूल लिया और आपको 24 टन जो है उसको आप रोड पर ले जा सकते हो, मतलब 24 टन को रोड पर आप 1 किलोमीटर तक ले जा सकते हो 1 लीटर फ्यूल में। रेल के थ्रू आप 1 लीटर फ्यूल में 95 टन को ले जा सकते हो 1 किलोमीटर तक। ओके, मतलब 24 टन जो है ये वेट है, इसको आप रोड पर ले जा सकते हो
रोड पर 1 किलोमीटर तक ले जा सकते हो 1 लीटर फ्यूल में। ओके, और जो रेल है उसमें आप इसको 95 किलोमीटर तक लेकर के जा सकते हो, और जो वाटरवे है वहाँ पर 1 लीटर फ्यूल में आप इतने वेट को 215 किलोमीटर तक लेकर के जा सकते हो। ये चीज़ें आपको शो कर रही है कि वाटरवे जो है वो कितना चीप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो इसका यूज़ किया जाना चाहिए। इंडिया में जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लोर ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिससे हम फ्यूल का जो एमिशन है वो कम होगा और फ्यूल का जो कंज्यूम है वो भी कम होगा, इजीली कनेक्टिविटी भी हो पाएगी, और जो भी हमारे वाटरवेज हैं इनको हम काफ़ी स्ट्रेंथली इंडिया के लिए यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हमारी जो रिवर है वहाँ पर सिल्टिंग, रिवर बेड्स में सिल्टिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो रिवर का जो डेप्थ है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अगर हम देखें, और जो डिसिल्टिंग किया जाता है रिवर बेड्स का वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जिसकी वजह से भी जो इनलैंड वाटरवे है इसका एक ये चैलेंज है। दूसरा, हमारी जो भी रिवर्स हैं उसमें डाइवर्जन अचानक से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी ये इशू होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे, जैसे कि कुछ रिवर्स में वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, तो उन रिवर में जो कनेक्टिविटी करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ओडिशा का जो बारबरा फॉरेस्ट है उसको नेक्स्ट ईयर से इको टूरिज्म के लिए ओपन किया जाएगा। टूरिज्म सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए पब्लिक के लिए सितंबर मंथ से इसको ओपन किया जा रहा है। एशिया का लार्जेस्ट टीक और साल फॉरेस्ट है ये बारबरा फॉरेस्ट उड़ीसा में, जिसको अगर पूरे इंडिया में देखें तो एकमात्र ऐसा फॉरेस्ट है जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जल्द ही इसको ओपन कर दिया जाएगा ताकि जो टूरिज्म सेक्टर है उसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो पाकिस्तान में जो इशू हुआ, इमरान खान ने किस तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया, और नई जो गवर्नमेंट है उन्होंने, नई जो पीएम है उन्होंने ओथ ली। अब यहाँ पर जो इमरान खान ने जो भी अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की थी अपनी गवर्नमेंट के टाइम में, उसके बारे में ये बताया गया है कि उनके जो भी प्रोसीजर थे उसको लेकर के यहाँ पर जो भी अदर रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको सीखना चाहिए कि जो पॉलिटी है उसको पोलराइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी आपके वर्क करने का जो तरीका है वो एक बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, और आपके यहाँ पर कंट्री में जो भी इशू चल रहे हैं उनको लेकर के आप हर चीज़ को लेकर के एक्सटर्नल फोर्सेस को, जो भी आपकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उनको आप अदर कंट्रीज़ के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, ये गलत है। ओके, इसके अलावा जो भी आपकी यहाँ पर पॉपुलेशन है उसके जो बेसिक नीड्स हैं उसको कंप्लीट करना एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे, कुछ लूपहोल्स रहे इमरान खान की गवर्नमेंट में, इनके लेकर के फोकस किया जाना चाहिए जो भी यहाँ पर नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, कि इस गवर्नमेंट का जो एक तरीके से डाइल्यूशन देखने को मिला, इसके जो भी इश्यूज रहे उनको फोकस करें यहाँ की जो अदर रीजनल कंट्रीज़ हैं, ताकि वहाँ पर इस तरीके के इश्यूज ना देखने को मिले। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यहाँ जो कोविड की जो थर्ड डोज के बारे में बताया गया है उसके लिए बताया गया है कि जो थर्ड डोज की जो अवेलेबिलिटी की है 18+ ईयर्स एज वालों के लिए वो बिल्कुल शानदार है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हिंदी को लेकर के, अभी हमने देखा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जल्द ही हिंदी जो है वो इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी। मतलब क्या होता है, हमारे कुछ एरिया में जो वहाँ की रीजनल जो लैंग्वेज है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी जो है वो एक मेजॉरिटी में बोली जाती है, फिर कनेक्टिविटी के लिए इंग्लिश को एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इंग्लिश को हम रिप्लेस करें, उसकी जगह पे हिंदी को हम इंट्रोड्यूस करें और एक लिंकिंग लैंग्वेज के रूप में हिंदी को हम आगे लेकर के आएँ। लेकिन यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि देखो, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रही है, जो भी उनकी सेंट्रल स्कीम है उनका इंग्लिश में जो वर्जन है वो भी सेम हिंदी के जो वर्ड्स हैं उसी को इंग्लिश में वर्जन किया जा रहा है। इससे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि हिंदी को जो है हम इंट्रोड्यूस करें। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है, राइटर का ये बोलना है कि देखो, जो भी आप लैंग्वेज को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, लैंग्वेज जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी के इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि एक ऑपरेशन के लिए उसका यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एमएसएमई सेक्टर को लेकर के।
यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि देखो एमएसएमई एक सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो अगर हम उसकी बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो इसका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। कोविड 19 से पहले के टाइम की अगर हम बात करें तब भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, और कोविड 19 के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज और ज़्यादा देखने को मिले एमएसएमई सेक्टर को। इसमें अगर हम बात करें तो एक तो इनके पास में मनी इन्वेस्टमेंट के लिए मनी अवेलेबल नहीं था, दूसरी लेबर की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, और रॉ मटेरियल जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। देखो इनके पास में सोर्सेज होते हैं लिमिट के, ये अपने लिमिटेड सोर्सेज के बेसिस पर जो भी अपने टेक्निक है, जो भी अपना वर्क है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ एरिया में जब रिस्ट्रिक्शंस लगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला एमएसएमई सेक्टर को। ओके, इंडिया कोशिश कर रहा है आत्मनिर्भर भारत अपने आप को डेवलप करने का, उस पोटेंशियल में, उस स्ट्रेंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं एमएसएमई सेक्टर। बस हमें हमारी गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि जो भी सूटेबल पॉलिसीज़ हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके मैनेजमेंट के लिए एक कुछ फाइनेंशियल सेफ्टी नेट्स जो हैं वो हमें बनाने होंगे, ताकि इस तरीके के जैसे कोविड-19 पेंडेमिक अचानक से आया, सडनली कुछ ऐसे इश्यूज़ देखने को मिले, तो ये जो सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमारे पास में कुछ स्ट्रेंथ बचा रहे। लास्ट में यहाँ पर बात की गई है बजट की, कि बजट में नेक्स्ट 25 ईयर्स को अमृत काल के रूप में डिक्लेयर किया गया है कि जब हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को गेन करेंगे, कंप्लीट करेंगे 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को, तब हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही अलग लेवल का होगा। लेकिन यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो आपको जो एमएसएमई सेक्टर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, उसको लेकर के कोई इंपॉर्टेंट फोकस यहाँ पर नहीं किया गया है हमारे बजट में, तो उसको लेकर के इम्पोर्टेंटली कुछ ऐसा अलग से अनाउंसमेंट होना चाहिए था, कुछ अलग से फोकस किया जाना चाहिए था, ताकि इसका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन देखने को मिलता। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया है। राइटर ने ये बोला है कि देखो काफ़ी लंबे टाइम से, अगर हम फ्यू डेकेड से बात करें, तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एनरोलमेंट जो है वो एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। तो यहाँ पर राइटर ने पॉजिटिव बात रखी है कि जो प्रोसीजर जो कंप्लीट हमने करने की कोशिश की कि एनरोलमेंट इंक्रीज हो, वो एनरोलमेंट इंक्रीज भी हुआ है। उसमें जो जेंडर जो इनइक्वलिटी देखने को मिली थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की इक्वलिटी लेवल पर, दोनों की जो अवेलेबिलिटी है एनरोलमेंट लेवल में वो इंक्रीज़ हुई है। ओके, तो जो भी हमने वर्क किया उसका रिजल्ट शो होगा। अब यहाँ पर बात की गई है कोविड-19 के टाइम में जब ऑनलाइन एजुकेशन हुई तो बहुत सारे ऐसे हाउसेज थे जहाँ पर स्मार्टफोन अवेलेबल ही नहीं था, बहुत सारे ऐसे हाउसेज थे जहाँ पर स्मार्टफोन अवेलेबल था, लेकिन वहाँ पर ईजीली जो स्टडी में जो उनका यूज़ है वो बहुत कम हुआ है, और जहाँ पर भी अगर यूज़ हुआ है तो वहाँ पर मेजर फोकस किया गया है बॉयज़ के ऊपर। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उनका ये बोलना है कि देखो एजुकेशन लेवल पर जो हमने इंक्लूज़न किया है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, और हम ये देख रहे हैं कि एक लेवल पर पहले क्या होता था कि जो एसेंशियल एजुकेशन है वहाँ तक ही जो आपके चिल्ड्रन हैं उनकी अवेलेबिलिटी रहती थी, लेकिन अब हायर एजुकेशन में भी जो भी आपका एक तरीके से एनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ हुआ है। सेम इसी तरीके से जो ये कोविड के टाइम में जो डिस्पैरिटी देखने को मिली, उन इश्यूज को भी अगर हमें सोल्व करना है तो कोशिश की जानी चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी वाले जो पॉइंट्स हैं उनके हम ऊपर हम क्या वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो ASER जो रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट्स जो है, इसमें ये सारी बात बताई गई है किस एज ग्रुप में किस तरीके से जो एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 12 to 13 एज के जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने अपने हाउसिंग में, अपने घर में जो भी उनके वर्क हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। एजुकेशन के ऊपर जो उनका फोकस है वो थोड़ा कम रहा, और अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन में कंपैरिजन करें तो बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। अभी हमारे लोकसभा में एक बिल पास करवाया गया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट। 2005 में सबसे पहले ये एक्ट बनाया गया था, इसमें कुछ अब अमेंड किया गया है। इस अमेंड में ये बोला गया है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड इन द लोकसभा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि 2005 में जो भी एक्ट था उसमें प्रेजेंट टाइम की जिस तरीके से हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ देख रहे हैं
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में उन सभी को प्रोहिबिट करना, उन सभी को रेगुलेट करना अगर हमें करना है तो उसके लिए ये जो एक्ट है, ये जो बिल है वो बनाया गया है, ताकि डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, इन सभी के बेसिस पर जो काम है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सके। 2005 में जब हम ये एक्ट लेकर के आए थे तो उसका मेजर काम यही था कि हम UNSCR का 1540 जो रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1540 2004 में जो आया था, उसको एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया था। ठीक है, अप्रैल 2004 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अडोप्टेड रेजोल्यूशन 1540 टू एड्रेस द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स गेनिंग एक्सेस टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मटेरियल, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी टू अंडरटेक एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। ठीक है, इस तरीके से जो भी वेपन्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, जिनका यूज़ किया जा रहा था टेररिज्म को इंक्रीज करने के लिए, तो उन सभी को रेगुलेट करने के लिए ये जो UNSCR में एक रेजोल्यूशन लाया गया और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ पर रूल बनाया। लेकिन अब इसमें चेंज इसलिए किया गया है कि प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी जो है, टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, सर्कमस्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, टाइम के साथ में और अदर जो टेक्नोलॉजी है वो इंसर्ट हो गई हैं, तो उन सभी में चेंजेस, उन सभी को ओवरव्यू करके उसके अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों को, जो भी ये मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो भी वेपन्स का गलत यूज़ किया जा रहा है, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो कर्नाटका में जो भी कॉलेज UG कोर्सेज हैं, जो आप BA BSc ये सब कुछ कर रहे हो, तो आपको कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो मैंडेटरी है। इसमें ये बताया गया है कि देखो कन्नड़ लैंग्वेज को मैंडेटरी करने के लिए रेजोल्यूशन पास हुई हैं और उसमें बोला गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बात की जा रही है। तो इसमें बताया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो देखो ऐसी कोई बात नहीं रखी गई है कि किसी भी लैंग्वेज को आप क्या करो, कंपलसरी करो। ओके, यहाँ तो सब कुछ ओपन है, किसी भी स्टूडेंट को जो स्टडी करना है वो रेगुलर वो कर सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कन्नड़ लैंग्वेज जो भी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज अपनी स्कूल एजुकेशन के दौरान नहीं पढ़ी, उसको जो एक तरीके से कनेक्टिविटी करने के लिए या फिर कर्नाटका की जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसको स्टडी करने का ये जो प्रोसीजर है वो UG कोर्सेज में मैंडेटरी करने की कोशिश की जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर। यहाँ पर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में एक NGO ने बात बोली है कि जो भी अडोप्शन मेथोडोलॉजी है इंडिया में उसको ईज़ करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया NGO ने कि हर साल लगभग 4000 जो बच्चे हैं उनको ही अडोप्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी अडोप्शन पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा टफ लेवल की है। बहुत सारे ऐसे इनफर्टाइल कपल्स हैं जो चाहते हैं बच्चे को गोद लेना लेकिन नहीं ले पाते, क्योंकि जो यहाँ पर इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। अडोप्शन जो प्रिपेयर्स हैं या जो पेपर्स को कंप्लीट करना उसकी काफ़ी ज़्यादा टफ प्रोसीजर है, तो उसको ईज़ किया जाए ताकि ईजीली जो भी हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग हर साल 4000 बच्चों को अडॉप्ट किया जा रहा है, लेकिन 3 करोड़ ऑर्फन चिल्ड्रन जो हैं वो हमारी कंट्री में आज भी अवेलेबल हैं। तो इन सभी को एक अच्छा होम मिल सके, एक अच्छी लाइफ मिल सके, इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो जुडिशरी है, उसको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, हमारे जो CGI हैं वो डिस्कशन कर रहे थे US के सुप्रीम कोर्ट जज के साथ में। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी गई, जब उसमें सुप्रीम कोर्ट वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के जो कोर्ट हैं उनके बीच में जब कंपैरिजन किया गया, एक कंपैरेटिव अप्रोच को अपनाया गया, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी गई कि हमारे इंडिया में ये माना जाता है कि जो जज हैं वो ही जजेस को अपॉइंट कर देते हैं। तो हमारे CGI ने एक बात बोली है कि ये जो भी इंटेंशन है या जो भी व्यू है लोगों के माइंड में, इसको चेंज करना है मुझे। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि जजेस जो हैं वो ही जजेस को अपॉइंट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है, स्पेसिफिक अगर हम देखें जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। स्टेट गवर्नमेंट का, वहाँ की जुडिशरी का, उन सभी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी भी जज को अपॉइंट करने में। ओके, और उसी प्रोसीजर के तहत जो है वो इनको अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जजेस हैं वो ही जजेस को अपॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नीति आयोग ने अपनी एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट को पब्लिश किया है। इसमें उन्होंने बताया है, सबसे पहले तो हमारे इंडिया के स्टेट और यूटी हैं उनको बिग स्टेट, स्मॉल स्टेट और यूटी में बांटा है उन्होंने। 2019-20 के जो डाटा है उसके बेसिस पर ये इंडेक्स पब्लिश हुआ है।
और इसमें गुजरात, केरला और पंजाब ने अपने आप को टॉप में रखा है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो बॉटम 3 स्टेट के रूप में आए हैं। गोवा जो है वो स्मॉलर स्टेट में टॉप परफॉर्मर के रूप में इमर्ज हुआ है और त्रिपुरा और मणिपुर सेकंड और थर्ड नंबर पर। यूटी में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली जो है वो वेल परफॉर्मर है। डिस्कॉम परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो पंजाब ने सबसे बेस्ट किया है। और अगर हम एक्सेस की बात करें कि सब तक लाइट की, बिजली की, एनर्जी की अवेलेबिलिटी हो पाई है, तो उसमें केरला ने टॉप किया है। ओके, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी कैटेगरी में केरला ने टॉप किया है। हरियाणा जो है वो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तमिलनाडु ने एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। नीति आयोग आप सभी को पता है इसलिए बनाया गया था कि एक तो हम कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वर्क करें और इसमें बॉटम अप अप्रोच जो है फॉलो की जाती थी, ठीक है, फॉलो की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए फॉरेन पेज पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है, एक सेकेंड, देखो जो नेक्स्ट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, उसमें जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो भी इशू हैं वो आने वाले टाइम में और एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हैं। हालांकि डिस्कशन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं चल रहा है, जो बातचीत है वो रेगुलर नहीं हो पा रही है, वो रेगुलर हो पा रही है, लेकिन जो भी इशूज हैं, जो भी अटैक कर रहा है रशिया जो यूक्रेन के अदर पार्ट्स पर, वो नहीं रुक पा रहे हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो चेंज हुई है और आप सभी को पता है पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन थे। तो चाइना ने अपनी तरफ से बोला है कि भले ही पाकिस्तान में लीडरशिप चेंज हुई है लेकिन हमारे जो रिलेशन जो है वो इसके ऊपर इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारी जो फ्रेंडशिप की जो पॉलिसी है वो रेगुलर चलती रहेगी। दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशन है, चाहे आप किसी भी पॉइंट्स के ऊपर देख लीजिए, उन सभी पॉइंट के ऊपर हम इसी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।